गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की बेसिक टेक्नोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कि फिक्स्ड एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें पहले हमने कहा था टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स एंड मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स। आइए इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेटेंट राइट्स। ये पेटेंट राइट क्या होता है, जरा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप अपने घर में देखते होंगे कि कफ सिरप आता है, टूथपेस्ट आता है, कभी उस पर आप ध्यान देंगे तो देखिए इसके ऊपर में लिखा होता है पेटेंट राइट रजिस्टर्ड। तो ये आप कभी सोचते नहीं है कि यहाँ पे पेटेंट राइट रजिस्टर्ड क्यों लिखा हुआ है। तो आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये पेटेंट राइट क्या होता है। जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वहां पेटेंट राइट होगा, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं एनी टेक्निकल नो हाउ रिलेटेड टू प्रोडक्शन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ इन्वेंटर इज नोन एज पेटेंट राइट्स। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की, प्रोडक्शन के नए टेक्निक्स डेवलप किए और उस प्रोडक्शन की नए टेक्निक्स का रजिस्ट्रेशन हो गया आपके नाम से, तो आप कहलाएंगे इन्वेंटर और उस टेक्नोलॉजी पे आपका अधिकार हो जाएगा। तो वैसा टेक्नोलॉजी जिस पे आपका अधिकार हो गया रजिस्ट्रेशन के कारण, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ऐसे टेक्निकल नो हाउ को पेटेंट राइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार कोई टेक्निकल नो हाउ जो पेटेंट राइट करते हैं आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वैसे टेक्निकल नो हाउ को, वैसे पेटेंट राइट को कोई दूसरा व्यक्ति आपके कंसेंट के बिना प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकता है। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति उस टेक्निकल नो हाउ को प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहता है तो उसको इन्वेंटर से कंसेंट लेना पड़ता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। और जब भी इन्वेंटर कंसेंट देता है तो आप जानते हैं उसके बदले में सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है प्रोडक्शन के राइट को, प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल नो हाउ को परमिट करने के कारण। ये उसका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। यही है आपका पेटेंट राइट, क्योंकि ये एक बार आपका टेक्निकल नो हाउ आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया तो ये सालों साल इसका फायदा इन्वेंटर को मिलता है। और जिसने वो पेटेंट राइट आपसे परचेज किया तो ये पेटेंट राइट जो है आप उसको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए देते हैं। इसलिए जो आपसे ये पेटेंट राइट परचेज करता है उसके लिए भी ये फिक्स्ड एसेट्स है। और जो पेटेंट राइट जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, जिसको आप इन्वेंटर कहते हैं, उसके लिए भी ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, क्योंकि जो है जब तक इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाए ये राइट हमेशा आपके फेवर में बना रहेगा। जब कोई मांगे आप उसको ये बेच सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट पे आएंगे। आइए पहले मैं आपको कॉपीराइट बताता हूँ। आप देखें आपके बुक के ऊपर में क्या लिखा होता है, कॉपीराइट रिजर्व। कभी आपने सोचा कि बुक्स के ऊपर में कॉपीराइट रिजर्व लिखा होता है, पेटेंट राइट रिजर्व क्यों नहीं लिखा होता है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप टीवी पे सीरियल देखते हैं, उस पर पेटेंट राइट रिजर्व नहीं लिखा होता, वहां कॉपीराइट रिजर्व लिखा होता है। सिनेमा हॉल में जो पिक्चर देखते हैं, देखिए उस पर कॉपीराइट रिजर्व होता है। टीवी पे कोई प्रोग्राम आता है जैसे कौन बनेगा करोड़पति, या कोई सिंगिंग का प्रोग्राम, डांसिंग का प्रोग्राम आता है, तो आप देखिए लास्ट में लिखा रहता है कॉपीराइट रिजर्व। तो आपको ये डिफरेंस समझना है, पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी ये लीगल राइट होता है। हम बोलते हैं ये लीगल राइट इन द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, एनी डेमोन्स्ट्रेशन, म्यूजिक,
पेंटिंग, डांसिंग इन एनी अदर आर्ट फॉर्म। मतलब देखिए, जो म्यूजिक कंपोजर होता है उसको जो है वो अपने म्यूजिक का राइट रिजर्व कर लेता है, वो कॉपीराइट करता है। डांसिंग का कॉपीराइट रिजर्व होता है, म्यूजिक का कॉपीराइट रिजर्व होता है, पेंटिंग का कॉपीराइट रिजर्व होता है। बुक्स जो लिखी जाती है वो किसकी होती है? ऑथर की। उस पर ऑथर का जो है रिजर्व राइट होता है, उसके व्यू को उसके कंसेंट के बिना कोई भी आदमी पब्लिश नहीं कर सकता है, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर के फॉर्म में हो, टीवी में जो दिखाया जाता है। ये सारी चीजें ये रजिस्टर्ड होती है। जो आदमी इसको परफॉर्म करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है, जो इसको लिखता है, उसके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। नॉर्मली हम जो जिनके नाम से ये रजिस्टर्ड होता है, नॉर्मली उनको हम बोलते हैं ऑथर, क्योंकि लोग ऑथर को बुक लिखने के फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग ऑथर वर्ड को प्राय यूज नहीं करते हैं समझाने के क्रम में, क्योंकि लोग ऑथर का मतलब ही समझते हैं किताब लिखने वाला, कहानी लिखने वाला। ऐसा नहीं है। जो कहानी लिखता है वो प्ले राइटर होता है, जो कहानी लिखता है वो स्टोरी राइटर होता है, ड्रामा लिखता है वो प्ले राइटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब के लिए जो है ऑथर एक ब्रॉड सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ब्रॉड सेंस में, जिसके अंदर में आपका डांसर भी आता है, प्ले राइटर भी आता है, जो है बुक राइटर भी आते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये ब्रॉडर सेंस में यूज होता है। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आप डांसिंग का देते हैं, पेंटिंग का देते हैं, म्यूजिक का देते हैं, इसी सब्जेक्ट मैटर पे जो आप अपना आइडिया देते हैं, इसको बोलते हैं व्यू, आइडिया देते हैं। जब ये सारी चीजें आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, तो बिना आपके कंसेंट के कोई भी व्यक्ति उसको ना तो वो परफॉर्म कर सकता है, ना पब्लिश कर सकता है। इसलिए बुक्स के ऊपर में पेटेंट कॉपीराइट रिजर्व होता है। जो डांसिंग प्रोग्राम आता है उस पर कॉपीराइट रिजर्व लिखा होता है। कौन बनेगा करोड़पति का जो प्रोग्राम आता है, नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम, उस पर कॉपीराइट रिजर्व लिखा होता है। जो आपको आजकल गाने का जो प्रोग्राम आता है, सारेगामापा जैसे प्रोग्राम आते हैं, उस पर कॉपीराइट रिजर्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि पेटेंट राइट और कॉपीराइट के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से यूं ही पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कॉपीराइट क्या होता है, तो उसने कहा सर एग्जाम में दूसरे की कॉपी से देख के लिखने के राइट को कॉपीराइट कहते हैं। ऐसा कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे, कभी ऐसा जवाब नहीं देंगे, ये पूरी तरह से गलत होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे गुडविल टर्म को डिस्कस करेंगे। गुडविल क्या होता है? तो आइए मैं गुडविल के बारे में बताता हूँ। ये बड़ा ही कॉमन टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो बिजनेस में फ्रीक्वेंट यूज होता है। आप देखते होंगे कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस में एक पर्टिकुलर जो है व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है। जैसे आप देखिए पटना के अंदर में मिठाई के लिए एक बहुत ही फेमस है कोजी, बहुत फेमस नाम है। उसके बाद देखिएगा कि जो है साड़ी के लिए मोटा भाई साड़ी वाला, फेमस नाम है। और फेमस क्यों है ये समझना होगा। और जब कोई व्यक्ति फेमस होने का मतलब उसकी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ जाती है, अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है कि उसके पास कस्टमर दूर दूर से कस्टमर आते हैं कि इनको साड़ी परचेज करना है। तो घर में उनकी जो लेडीज होती हैं वो बोलती हैं, चाहे माँ बहने हो पत्नी हो, कि जो है आप जब जाओगे साड़ी परचेज करने के लिए तो मोटा भाई से ही साड़ी लेके आना। जब मिठाई लाने की बात होती है तो कहा जाता है कि मिठाई लाओगे तो गोकुल की ही मिठाई लाना, जो गांधी मैदान में आप इधर उधर से मत लाइएगा। तो ये क्या है, माने वो एक ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें देता है और रिजनेबल प्राइस पे देता है, और सर्विसेज भी उसकी इतनी अच्छी होती है कि हर व्यक्ति वहां से सामान परचेज करने के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है। और इसी को बोलते हैं रेपुटेशन। इसका फायदा क्या होता है, वैसे बिजनेस का प्रॉफिट
बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। और किससे उसको कंपेयर करते हैं? सिमिलर बिजनेस से जब हम कंपेयर करते हैं तब देखते हैं कि जो है गोकुल की मिठाई का प्रॉफिट हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। उसके अगल बगल में और कई मिठाई की दुकान है, वहां पे कस्टमर बहुत कम आते हैं, इन गोकुल वाले की यहाँ मिठाई के लिए भीड़ लगी रहती है। तो ये उसकी क्वालिटी के कारण, प्राइस के कारण, ठीक है, सर्विसेज के कारण वो पूरे मार्केट में नोन हो जाता है। पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेती है अच्छे सेलर के रूप में। और उसको एडवांटेज क्या मिलता है? उसका प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज होती जाता है। तो इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में गुडविल। अब मैंने कहा था इसका फायदा क्या होता है? उसका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज करता बहुत तेजी से कंपेयर टू सिमिलर बिजनेस इन द सिमिलर। अगल बगल में जो भी मिठाई की दुकान है, जब उससे कंपेयर आप करेंगे गोकुल वाले मिठाई को, गोकुल स्वीट्स को, तो आपको लगेगा कि गोकुल स्वीट्स की सेल वो ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा इसके पास टर्न अप करते हैं, और अगल बगल वाले के यहाँ कस्टमर आते ही नहीं है या बहुत कम की संख्या में कस्टमर आते हैं। तो इन चीजों को हम बोलते हैं गुडविल, जो आपको याद रखना है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है। ट्रेडमार्क डिस्कस करेंगे। ट्रेडमार्क क्या होता है जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडमार्क का यूज क्या है? ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। किसी पर्टिकुलर बिजनेस इंटरप्राइजेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर बिजनेस इंटरप्राइजेज के बारे में यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कोको कोला एक ट्रेडमार्क है, देखते ही आप समझ जाते हैं उसका, जैसे ही आप लोगो देखते हैं आप समझ जाते हो कोको कोला। जैसे आप बोलते हैं कि आप एग मार्क देखते हैं, एग मार्क हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए फेमस है। अगर किसी ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगा है तो आप समझ जाते हैं कि इसके अंदर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वालिटी अप टू द मार्क। ISI मार्क यूज करते हैं हम लोग, किसमें यूज करते हैं? आप देखिएगा कि आपको इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज होता है या हाउस होल्ड के कई गुड्स में ये यूज होता है, जो क्वालिटी को इंश्योर करता है कि इसकी क्वालिटी अप टू द मार्क होती है। वैसे ही मारुति के लिए एक M टाइप का देखिए स्पेसिफिक जो है लोगो बना रहता है। जैसे हम M को देख के मैं समझ जाता हूँ ओ मारुति का, मारुति कंपनी की मारुति का। तो वैसे ही H लिखा रहता है तो हम समझ जाते हैं, H के साइन को देखते हुए समझ जाता हूँ ये हुंडई का ट्रेडमार्क है, माने H का मतलब हुंडई। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एनी सिंबल, मार्क और साइन रजिस्टर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर एनी स्पेसिफिक बिजनेस इंटरप्राइज आर नोन एज ट्रेडमार्क। एग्जाम्पल में देखिए मैंने दिया है, एग होता है, एग मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, ISI मार्क होता है, etc। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। कॉपीराइट मैंने बता दिया है, गुडविल भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आपके अकाउंटिंग के लिए हमने स्टार्ट किया। हमने कहा था ना कि अकाउंटिंग में 3 स्टेज हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेज जर्नल, सेकेंड लेजर, थर्ड ट्रायल। तो ये जो बनाते हैं इस प्रोसेस को, इस जो है ऑर्डर को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। ये तो मतलब द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग प्रोसेस। जिस ऑर्डर में आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस की रिपोर्टिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। और ये सारे टर्मिनोलॉजी आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमने देखा है कई जगह अकाउंट का जब पोस्ट होता है बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे अभी आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी निकलती है तो वहाँ अकाउंटिंग पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफिस में अकाउंटिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे सिंपल टर्म्स ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आप जैसे आके बैठेंगे आपको बोलेगा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टर जो है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी है
और फिर बोलेगा कि चलिए आप तैयार हैं, काउंटिंग जो है इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? बोला हाँ सर बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहला सवाल पूछेगा, ये बताइए अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि आप सोच ही नहीं पाते कि इतना इजी चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं होता कि आपसे उसने क्या पूछा है, और जैसे आप बताने में फंस जाते हैं तो कहता है योर इंटरव्यू इज ओवर, जाइए आपका रिजल्ट आपको भेज दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत होती है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसको आप भूल नहीं सकते, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले बताया अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अकाउंटिंग, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, जिसको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। यही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जो आपको ध्यान रखना है। अभी हमने कहा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर सवाल उठता है ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, या ध्यान रखिएगा, वैसे एक्सटर्नल इवेंट्स, इवेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल इवेंट एंड एक्सटर्नल इवेंट। अगर एक्सटर्नल इवेंट है विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ध्यान रखना है, वैसे एक्सटर्नल इवेंट्स जिसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता हो, और इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, और ऐसे ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव लाते हो, तो वैसे जो है इवेंट्स को, वैसे एक्सटर्नल इवेंट को ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। देखिए इसको मैंने बताया है, इट इज एन एक्सटर्नल इवेंट विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। इट इन्वॉल्व ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। हमने कहा कि इसमें जब भी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस, जब आप बोलेंगे एक्सटर्नल बोलेंगे जैसे इवेंट, इसका मतलब कोई ना कोई आउटसाइडर इसके अंदर में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे ही हम सैलरी का पेमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय द आउटसाइडर एक्सटर्नल पर्सन्स। तो क्या हुआ, जैसे उसको हमने सैलरी का पेमेंट किया, जैसे पैसे दे के हमने गुड्स परचेज किया, तो आपको वहां पे कौन इन्वॉल्व हो जाता है? सेलर इन्वॉल्व हो जाता है, जिसने आपको गुड्स सेल किया, आपको गुड्स बेचा। तो आपको देखिए एक्सटर्नल जो है पर्सन इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है, बोलते हैं सैलरी कितना दिया, 5,000 रुपया सैलरी हमने अपने स्टाफ को कैश में दिया। कितने का गुड्स परचेज किया? तो 25,000 रुपए का। देखिए ट्रांजेक्शंस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसी को बोलते हैं, ऐसे एक्सटर्नल इवेंट को हम ट्रांजेक्शंस बोलते हैं, जो आपको याद रखना है। इवेंट क्या है? देखिए इवेंट के लिए पहला कंडीशन है, ये इंटरनल नेचर का होता है, मतलब विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आउटसाइडर्स इन्वॉल्व नहीं होते। बोलते हैं कि एनी अकरेंस, हैपनिंग और इंसिडेंट्स, ये तीनों टर्म्स यूज करते हैं। आप इंसिडेंट्स भी बोलेंगे चलेगा, हैपनिंग भी बोलेंगे चलेगा, अकरेंस बोलेंगे चलेगा, तीनों का मतलब एक ही होता है, which may not be change in the financial position of business enterprise। माने वैसा कोई भी इंसिडेंट या कोई भी हैपनिंग या अकरेंस जो विद इन द बिजनेस होता हो, और जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पे नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ चेंज नहीं लाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका नॉर्मली चेंज नहीं आता है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर, नॉर्मली चेंज नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी जो है, ऐसी चीजों को, ऐसे इंसिडेंट्स को हम बोलते हैं इवेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले इवेंट फिर आपका ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना, पहले इवेंट होता है, फिर ट्रांजेक्शन होता है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होता है। इसलिए इवेंट समझना जरूरी होता है। कोई भी घटना दुर्घटना बिजनेस के अंदर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। बस इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका जनरली प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने फाइनेंशियल पोजीशन रिमेन सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये इसका बेसिक कैरेक्टर होता है। देखिए इसमें हमने एग्जांपल भी यूज किया है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो वो क्या करेगी,
स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल लेके आएगी कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल जो है, इंटरनल है। क्या किए हम, स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल लाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए। इसका काम है गुड्स को प्रोड्यूस करना। इसके अंदर में कोई आपका फाइनेंशियल चेंज नहीं आएगा। एक बिजनेस के अंदर ही ये आपका इंसिडेंस हुआ है, बिजनेस के बाहर इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल सकते हैं, मान लीजिए मैनेजर की डेथ हो जाए तो उससे बिजनेस के फाइनेंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम बैंक से जाके पासबुक ले आते हैं, बैंक स्टेटमेंट ले आते हैं, उससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे इंसिडेंट को, ऐसे अकरेंस को हम इवेंट बोलते हैं और आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब अकाउंटिंग प्रोसेस में आएंगे तो सबसे पहले इवेंट देखेंगे। अगर इवेंट है तो इसकी रिकॉर्डिंग आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे। अगर इवेंट आपका ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया, हम उसकी रिकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है, इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जब इसका प्रैक्टिकल हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ क्लास के अंदर। इवेंट कुछ क्वेश्चन मिक्स करके दे देते हैं, जिसमें केवल इवेंट्स होते हैं और कुछ में इवेंट एंड ट्रांजैक्शन दोनों होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये इवेंट्स है और ये ट्रांजैक्शंस है, और ये ट्रांजैक्शंस जिसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी। तो वो हम आपको जब ये प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका एक लिस्ट जिसके अंदर मिक्स किया रहता है इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस, आपको आइडेंटिफाई करना है इवेंट को पहले और ट्रांजैक्शंस को, और फिर ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास करनी है। जब हम आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाएंगे तो वहाँ ये बताते हैं कि आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब आपने पहले इवेंट को पहचाना, ट्रांजैक्शंस को पहचाना, अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करेंगे कैसे, इसके लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के आधार पे हम जर्नल एंट्री करेंगे। उसी डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे आप जर्नल एंट्री करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। माने ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे जर्नल एंट्री की जाती हो, तो वैसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ये रिटर्न फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। ये रिटर्न फॉर्म में ही होगा, वर्बल फॉर्म में नहीं होता है। पूरे अकाउंटिंग में वर्बल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे उसके लिए आपको रिटर्न सोर्स ही चाहिए, और रिटर्न सोर्स का मतलब रिटर्न सोर्स वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट को चेक किया जा सके और जिसके आधार पे आप जर्नल एंट्री पास कर ले। और कोई व्यक्ति उसको वेरीफाई करना चाहे, आपसे पूछे जर्नल एंट्री कहाँ से किए, आप तुरंत बता सकते हैं, रुकिए मैं इसका डॉक्यूमेंट लाता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के आधार पे जर्नल एंट्री हुई है। तो वैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसलिए इसको डिफाइन करते हैं, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एक्सटर्नल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, विच इज नोन एज फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने कहा था ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद हम देखते हैं ये इवेंट है या ट्रांजैक्शंस। अगर ट्रांजैक्शंस है तो हम क्या करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अब जर्नल एंट्री बनाओ। तो ये एक तरीका होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ए रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल एक्टिविटीज विच इज नोन एज फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का ये पहला स्टेप है, जबकि हम लोग ये मान के चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल रिलेटेड ट्रायल्स डिस्कस करते हैं। इन जर्नल का सोर्स होता है डॉक्यूमेंट, इसलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ गया सोर्स डॉक्यूमेंट। इसमें क्या आता है, वाउचर आता है, इनवॉइसेस आता है, सेल्स बिल आता है, परचेज बिल आता है, डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है। देखिए कितने डॉक्यूमेंट आते हैं। मैंने कहा जिसके आधार पे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें वाउचर आता है, इनवॉइसेस आता है, सेल्स बुक आता है, परचेज बुक आता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट आता है। इतने सारे जो है
ये सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आगे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करूंगा पर आपको समझना है। पहले देखेंगे वाउचर। देखो वाउचर का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस का, देखिए नॉर्मली जो हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें जिस व्यक्ति को पेमेंट किया उसका नाम, किस पर्पस के लिए पेमेंट किया वो पर्पस स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है ना। और फिर बताते हैं ये जो पेमेंट हमने एक्सपेंसेस को किया है तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये भी जो है डॉक्यूमेंट में ही स्पेसिफाई कर देते हैं। तो वाउचर क्या है, एक रिटर्न, एक पीस ऑफ पेपर है। जो ये वाउचर तैयार करता है उसको वो ऑथराइज करता, नीचे में लिखा था प्रिपेयर्ड बाय और साइंड बाय। जो प्रिपेयर्ड करता है वो अलग व्यक्ति होता है, ध्यान रखिएगा, और जो इसको ऑथराइज करता है माने जो इसको पेमेंट करता है वो दूसरा व्यक्ति होता है। तो आजकल तो हम 3 व्यक्ति यूज करने लगे हैं, प्रिपेयर्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय, पेमेंट बाय। लेकिन छोटे व्यापार के अंदर में इतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रिपेयर्ड एंड ऑथराइज्ड बाय, उतने से ही काम चल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप बड़े बिजनेस हाउस में जाएंगे, जब आप सीए करने जाएंगे, ऑडिट करने जाएंगे तो वहां पे आपको 3 लोग मिलेंगे। ऑथराइज्ड पर्सन अलग होता है, प्रिपेयर्ड करने वाला कोई अलग व्यक्ति होता है, पेमेंट करने वाला अलग व्यक्ति होता है। क्योंकि अगर इतने लोग इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। उसी मैनिपुलेशन ऑफ फंड को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर आप समझ जाइए ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित पेपर है जिसको एक व्यक्ति उसमें ऑथराइज करता है, पेमेंट के बारे में बताता है ये पेमेंट किसको किया गया, किस पर्पस से किया गया है। और फिर वो ये भी बतलाता है कि ये आपका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये बनाने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद वो पेपर चला जाता है ऑथराइज्ड पर्सन के पास। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो एक व्यक्ति क्या करता है जिसका काम है वाउचर तैयार करना, उसमें वो सब स्पेसिफाई कर देता है किसको पेमेंट करना है, कितना अमाउंट पे करना है, किस पर्पस के लिए पे करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। उस पेपर वाउचर को वो क्या करता है, फिर भेज देता है ऑथराइज्ड पर्सन के पास। ऑथराइज्ड पर्सन का काम है कि वो उसको वेरीफाई कर लेता है ये सही है या नहीं है। जब उसको लगता है ये सही है तो ऑथराइज्ड पर्सन वहां अपना सिग्नेचर कर लेता है। सिग्नेचर करने के बाद वो कैश काउंटर पे जाता है। कैश काउंटर पे काम होता है, जो कैशियर होता है तब उस डॉक्यूमेंट का पेमेंट करता है। ये 3 प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो छोटे व्यापार होते हैं उसमें एक ही आदमी 2-2, 3-3 काम कर लेता है, इसलिए वहां पे प्रीपेड बाय, ऑथराइज्ड बाय से ही काम चल जाता है। लेकिन बिग बिजनेस हाउस में आप जाएंगे टाटा ग्रुप में ऑडिट करने के लिए, रिलायंस में जाएंगे ऑडिट करने के लिए, एल&टी में जाएंगे ऑडिट करने के लिए, मतलब बिग बिजनेस हाउसेस में, तो वहां पे आपको 3 व्यक्ति पाएंगे और उसके द्वारा जो है पेमेंट होता है, तो वो वाउचर ही है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इनवॉइसेस। देखिए इनवॉइसेस क्या है, जो भी गुड्स हम परचेज और सेल करते हैं क्रेडिट पे, ध्यान रखिएगा, परचेज करते हो या सेल्स करते हो क्रेडिट पे, या तो क्रेडिट पे परचेज करें या क्रेडिट पे सेल करें, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं इनवॉइसेस। और क्या होता है इनवॉइसेस के अंदर में पूरे गुड्स का डिटेल होता है, पार्टी का नाम जिसको गुड्स बेचा और जो बिजनेस हाउस है उसका नाम रखा है, इनवॉइस नंबर होता है, डेट होता है, ध्यान रखिएगा इनवॉइस नंबर होता है, डेट होता है, सीरियल नंबर होता है इनवॉइसेस का, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है, क्वांटिटी का डिटेल होता है, अमाउंट का डिटेल होता है, लास्टली फाइनल अमाउंट होता है, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं टोटल अमाउंट, और फिर टोटल अमाउंट को वर्ड में लिखते हैं। तो इतना प्रोसेस होता है इनवॉइसेस के अंदर में। तो इनवॉइसेस हमने फिर बताया कि 2 ही कंडीशन में इशू होता है, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हम लोग इशू करते हैं, जब क्रेडिट परचेज करते हैं, जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो जो हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर है, वो हमको जो रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू करता है वो कहलाता है आपको सेल्स इनवॉइस,
और उसके लिए सेल्स इनवॉइस होता है और हमारे लिए वो परचेज इनवॉइस करता है, आपको याद रखना है। तो सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सेलर के लिए वो सेल्स इनवॉइस है, परचेजर के लिए वो परचेज इनवॉइस होता है। जब हम परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो बोलेंगे मेरा परचेज इनवॉइस है, देखिए इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि हमने किससे कुछ परचेज किया, किस डेट में परचेज किया, क्या क्या परचेज किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, प्राइस क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, ये सब मिल जाता है यार। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इनवॉइसेस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट which are issued by one party to another party, in which one party is known as seller and another party is known as buyer. तो सेलर जब इशू करता है तो वो सेल्स इनवाइस, और जो परचेजर है उसके पास जब वो इनवाइस आ जाता है तो परचेजर के लिए वो बन जाता है परचेज इनवाइस। तो यही आपको ध्यान रखना है, इतना ही इनवाइस भी होता है। आइए अब हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट। हमने कहा था कि याद रखना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए। मतलब जब आप क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसमें से अगर आप गुड्स वापस करते हैं, जो आप परचेज करके लाए और आपको गुड्स पसंद नहीं आया और आपको लगा कि नहीं इसमें से सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमको वापस कर देना है, तो जैसे ही आप गुड्स वापस करते हैं तो उसके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसके अंदर में आपको क्या होता है, पूरे गुड्स का डिटेल रहता है। जो गुड्स आप वापस करते हैं, नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, ये बना के एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आप क्या करते हैं, अपने सप्लायर को भेज देते हैं कि भाई साहब ये गुड्स मैं आपको वापस भेज रहा हूँ। तो उसके जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आप बना के वापस करते हैं वही आपका कहलाता है डेबिट नोट। क्या कहलाता है, डेबिट नोट। और जैसे उस गुड्स को सप्लायर रख लेता है, मिला लेता है डॉक्यूमेंट से, उसके बाद वो एक कंफर्मेशन लेटर बना के आपको भेजता है कि आपने जो गुड्स भेजा था हमको, हमने गुड्स मिला लिया, सारा गुड्स जो आपने वापस किया वो सही कंडीशन में पाया गया और वो कितने वैल्यू का गुड्स वापस आया उसका वो कंफर्मेशन बना के आपको भेजता है। तो वैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। इसका मतलब होता है सेलर जो होता है वो क्रेडिट नोट भेजता है, जो बायर होता है जो गुड्स वापस करता है तो डेबिट नोट बना के भेजता है। यही होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। वैसे ही जैसे सेल्स इनवॉइस होती है और परचेज इनवॉइस होता है, सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस होता है, परचेजर के लिए परचेज इनवॉइस होता है, जब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिए हमने जो है आपको सब परफॉर्मा बना के डाल दिया है समझने के लिए, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि डेबिट नोट कैसे बनता है, क्रेडिट नोट कैसे बनता है। इसका एक परफॉर्मा हमने डाल दिया है और जब आगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपसे बनवाते हैं क्वेश्चन देके, इसका एक डेबिट नोट बना के दिखाओ, क्रेडिट नोट बना के दिखाओ, उससे वाउचर बनवाते हैं, किसी से क्रेडिट इनवॉइस जो है परचेज इनवॉइस बनवाते हैं, किसी से सेल्स इनवॉइस बनवाते हैं, लेकिन हम सबकी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों से कि उसको उससे कोई दिक्कत नहीं हो। वो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप उसकी बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, हर तरह के इनवॉइसेस को, डेबिट नोट को, क्रेडिट नोट को, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ठीक है ना, वाउचर्स एक्सेट्रा, तो वैसी कंडीशन में फिर आपको कमांड हो जाता है, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखिए आज से 40 साल पहले कैश डिस्काउंट का बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डिफिनेशन हुआ करता था। रिस्ट्रिक्टेड डिफिनेशन का मतलब है कि बहुत ही जो है डिफाइंड था, उसमें आप अपने मन से कोई चेंज नहीं कर सकते। और उस समय उस जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे व्हेन डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर टू द बायर
ऑन अकाउंट ऑफ इमीडिएट पेमेंट। मतलब जिस समय आपने गुड्स परचेज किया उसी समय अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ सच पेमेंट, उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। आज भी हम उसको कैश डिस्काउंट करते हैं, लेकिन अब कैश डिस्काउंट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है। कैसे फ्लेक्सिबल हो गया है मैं आपको ये समझाता हूँ। जब हम जाते हैं परचेज करने के लिए तो हमारा सप्लायर हमको कहता है सर देखिए हमारे पास एक नई स्कीम आई है पेमेंट की। हम पूछते हैं क्या स्कीम है बताइए। बोला कि जिस समय अगर आप परचेज करके अभी पेमेंट करेंगे तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन अगर 7 दिन लगा देंगे पेमेंट करने में तो हम आपको 6% ही डिस्काउंट दे पाएंगे, 6%। अगर 15 दिन में पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट देंगे, लेकिन 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे तो हम आपको 1% भी डिस्काउंट नहीं देंगे, वो डिस्काउंट देंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है जो इमीडिएट पेमेंट पे जो डिस्काउंट मिलता था, जो उस समय हमारे जमाने में वो कैश डिस्काउंट कहलाता था, अब वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। फ्लेक्सिबल इसलिए हो गया है इमीडिएट के साथ साथ उसमें कुछ जो है लिबर्टी हो गई है डेज ऑफ पेमेंट। उस पीरियड के अंदर हम पेमेंट करते हैं तो भी हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। अंतर इतना ही होता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैश डिस्काउंट चेंज हो जाता है। इसलिए अब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं when discount is offered by seller to the buyer, when discount is offered by seller to the buyer on account of prompt payment। prompt payment का मतलब होता है पेमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, मैंने जो आपने प्रॉमिस किया पेमेंट का इमीडिएट हो सकता है, 7 डेज हो सकता है, 15 डेज हो सकता है, और पेमेंट के कारण उस ड्यू डेट के अंदर आपने जो पेमेंट किया पेमेंट के कारण अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल गया तो वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ये याद रखना है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कैश डिस्काउंट का सेपरेट रिपोर्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ लोग हैं जो कैश डिस्काउंट लेते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश डिस्काउंट दिया, ये जानने के लिए कैश डिस्काउंट का सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताता हूँ। इसको भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे और जब हम लोग पढ़ते थे तो ट्रेड डिस्काउंट बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। कहते थे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर, यानी कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर अपने रिटेलर को बल्क परचेजेस पे जो डिस्काउंट देता था वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। देखिए हम क्या उसमें डिफिनीशन क्या था, when discount is given by manufacturer or wholesaler to their retailer on bulk purchases due to tradition of the business, तो such discount is known as trade discount। क्योंकि जो भी बल्क परचेज करेगा सबको डिस्काउंट मिलता था, इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ट्रेड डिस्काउंट हुआ, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेटली रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती थी। क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास परचेज करने आता था उसको बल्क ही सामान दिया जाता था, पीसेस में सामान नहीं बेचा जाता था। तो जो भी बल्क में परचेज करेगा उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो वैसी कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। और अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते थे, अगर सेलर है तो टोटल सेल्स वैल्यू में, इसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, वे लेस करके नेट अमाउंट का बिल बनाता था, नेट अमाउंट का जो है रिकॉर्डिंग करता था। और वैसे ही बायर भी अपने बुक्स में नेट अमाउंट की रिकॉर्डिंग करता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इन आजकल के समय में ट्रेड डिस्काउंट में बड़ा चेंजेज आया है। ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ये तो है ही, ये तो एकदम रिलेवेंट है, आज भी सही है, हमारे जमाने में भी सही था। इसमें कुछ एडिशन हुआ है, बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, बहुत सारी नई नई बिजनेस पॉलिसी आ गई है जिसके कारण ट्रेड डिस्काउंट में एडिशन हुआ है। आप देखते होंगे जैसे ही जो है लगन का समय समाप्त हो जाता है, जैसे ही सीजन समाप्त होता है, विंटर सीजन समाप्त होगा तो देखिए वुलन गुड्स पे डिस्काउंट आ जाएगा।
जैसे लगन समाप्त हो जाएगा, आप देखिए बहुत सारी साड़ियों पे आजकल तो ज्वेलरी तक पे डिस्काउंट आ जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझना है। ये जो है ये न्यू कॉन्सेप्ट है ट्रेड डिस्काउंट का। जब सेलर को लगता है कि हमारे पास ह्यूज स्टॉक बचा हुआ है या फिर जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो सकता है, तो अगर हम ईयरली डिस्पोजल नहीं करेंगे तो इसमें हमारा पेमेंट फंस जाएगा और हमारा जब पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो फिर हम न्यू परचेजिंग कैसे कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि हम लोग लगा देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैसे लगाते हैं? ऑफ सीजन डिस्काउंट 40%, फेस्टिवल डिस्काउंट 40%, 50%। ये जो कॉन्सेप्ट 3 पे 3 शर्ट फ्री, 2 पे 2 साड़ी फ्री, ये क्यों आया है? इसके पीछे एक ही लॉजिक होता है कि हमारा जो सामान है वो जल्दी से जल्दी बिक जाए और उससे पैसे मुझे रियलाइज हो जाए। कोई कस्टमर एक पीस ले या बल्क में परचेज करे उससे कोई फर्क नहीं करता है। हमारा अल्टीमेट एम होता है कि हमारे सारे ह्यूज स्टॉक, आउटडेटेड स्टॉक जल्दी से जल्दी बिक जाए और पैसा हमारे हाथ में जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इसके चलते जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। और ऐसे ट्रेड डिस्काउंट मार्केट में आप देखिएगा फेस्टिवल डिस्काउंट के नाम से लोग जानते हैं, ऑफ सीजन डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे तो मिडिल क्लास फैमिली वाले इंतजार करते हैं कि जल्दी से जो है ऑफ सीजन डिस्काउंट आ जाए तो हम लोग सस्ते रेट में सामान परचेज कर लेंगे। अब उसी जो आपकी जो और हमारी मेंटलिटी होती है उसका फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं और उसके कारण क्या होता है, उनका जो स्टॉक होता है रिमूव हो जाता है, वो पैसा रियलाइज कर लेते हैं, जिससे कस्टमर को भी फायदा होता है और बिजनेसमैन को भी फायदा होता है। इससे दोनों को फायदा होता है। याद यही रखना है, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको जब बिल देते होंगे तो आप देखते होंगे ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद नेट अमाउंट की बिलिंग करके आपको देता है। वही नेट अमाउंट जो आप उसको पे करते हैं उसी को हम बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का जो अमाउंट है वही आपका रियल परचेज प्राइस है। और हम बोलते हैं देखो ना, हम तो 5,000 रुपए की साड़ी जो है 2,500 में ही खरीद के लाए। अरे भैया आप 2,500 में ही खरीद के लाए तो आपका परचेज प्राइस 2,500, आप क्यों 5,000 बताते हैं? लेकिन ये हम लोग की साइकोलॉजी होती है, बोलते हैं 5,000 की साड़ी 2,500। तो ट्रेड डिस्काउंट में जब ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हो जाए तो नेचुरली वो घटने के बाद जो प्राइस होता है वही आपका रियल प्राइस होता है। जो आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद जो है जब हम लोग आगे जाएंगे तब हम आपको जो है अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में कुछ नई चीजें पढ़ाएंगे। जैसे हम बता देते हैं, डिफिनीशन बताएंगे, एक्सपेंस का डिफिनीशन क्या होता है, एक्सपेंसेस का डिफिनीशन क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए वो जो जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं ये आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास, थर्ड क्लास जिसको आप बोलते हैं, वो थर्ड क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आज इतना ही, और अब हम इतना ही कहेंगे कि जितना मैंने क्लास 1 एंड क्लास 2 में आपको पढ़ाया है इसको आप थोरो रिवाइज करेंगे। जब थर्ड क्लास स्टार्ट होगी तो आपको राइट है, कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमने कहा है या तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के आपको पूछने का राइट होता है। अब यहीं पे समाप्त। सी यू टुमारो इन थर्ड।